दोस्तों कहानी में नए आए हो ना। अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कहानी मैं सुनाता हूँ, कानों में एयरफोन लगा लो। ठीक है, मेरा नाम है संजय। मैं एक आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी केवल काल्पनिक है, इसको कृपया सीरियस ना ले। संजय एक 11 साल का लड़का है जो अपने घर में खेला कूदा करता है और स्कूल अभी शुरू हुआ है। उसकी स्कूल चौथी पाँच में पढ़ता है वो। ठीक है, एक रात संजय अपनी माँ के साथ सो रहा था। करीबन रात के 1:30 बज रहे होंगे। वो ज़ोर से चिल्लाता है, प्लीज़ मेरी दिव्या गिनी को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ उसको मत मारो, ऐसा कहता है। जब उसकी माँ उठती है, उसको लगता है कि ये कोई बुरा सपना देख रहा है, तो वो उसको कहती है, क्या हुआ बेटा? तो संजय उठ जाता है। उठने के बाद वो कहता है, आपने क्यों उठाया माँ मेरे को? तो उसकी माँ को लगा कि ये नींद में कोई सपना देख रहा होगा, इसलिए बड़बड़ा रहा होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, सो जा बेटा। वो सो गया। सुबह हुई, वापस स्कूल गया, वही दिन की प्रक्रिया। वापस रात हुई तो वही 1 बजे के समथिंग वापस संजय ने वही बात कही, प्लीज़ मेरी दिव्यांगिनी को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ उसको मत मारो। उसकी माँ की फिर नींद खुल गई। वो फिर परेशान। इस बार उसने उठकर संजय को उठाया कि उठ संजय, क्या हुआ बेटा, तू क्या बोल रहा है? संजय बोलता है, क्या बोल रहा हूँ माँ, मेरे को नहीं पता, आपने मेरे को उठा दिया, मैं कुछ भी, ऐसे करके वो चुप हो जाता है। उसकी माँ को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सुबह उठती है और अपने पति को बताती है सबसे पहले। तो पति बोलता है, अरे वो कोई बुरा सपना देख रहा होगा, तुम क्यों बात को सीरियस लेती हो? तो फिर उसकी माँ बोलती है संजय की बात को सीरियस लेने वाली नहीं है, ये आज की बात नहीं है, 2 दिन हो गए हैं। उसने कहा, अरे बच्चा है, कोई गंदा सपना देख रहा होगा। तो फिर उसके पति ने इस बात को सीरियस लेना छोड़ दिया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, फिक्स उसी टाइम पर 1 बजे ही वो बच्चा संजय हर बात यही कहता, मेरे दिव्यागिरी को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ उसको मत मारो। एक दिन उसकी माँ की हद पार हो गई। उसने उसके पति से गुस्से में कहा, आप मेरे साथ चलो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो संजय के पापा और संजय की माँ दोनों, एक पास ही का मंदिर था, उसके पास एक तांत्रिक रहा करता था, उस तांत्रिक के यहाँ गए। वो संजय को भी ले गए थे। जब उसने संजय की हाथ की रेखा देखी तो सबसे पहले तो उसकी पत्नी से कहा, यानी संजय की माँ से कहा कि इस बेटे को थोड़ा दूर करो, इसको थोड़ी देर साइड में छोड़ आओ। तो संजय की माँ उसको थोड़ा दूर पार्क में छोड़ आती है। वापस आती है तो उसके पति को और वो संजय की माँ को वो तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है, इसके साथ जो हुआ है ना वो बहुत ही बुरा हुआ है, परंतु मैं तुमको ये बात बता नहीं सकता कि इसके साथ क्या हुआ है। तो तुम ऐसा करना, जिस टाइम ये नींद में होता है इसको उठाना मत, और जैसे ये दिव्यांगिनी के बारे में बात करता है ना, उसी समय पूछना कि कौन है दिव्यांगिनी, क्या हो रहा है दिव्यांगिनी के साथ। उसकी माँ ने बात समझ ली। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। तो उसका पति और दिव्यांगिनी अपने घर आ जाते हैं। संजय की माँ इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब 1 बजे, क्योंकि आज संजय की माँ को बहुत ही बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसके बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और उसके पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1 बजे संजय ने रात के अंदर उसी बात को दोहराया, प्लीज़ मेरी दिव्यांगिनी को छोड़ दो, उसको मत मारो। उसकी माँ हल्की सी आवाज़ में बोलती है, क्यों, क्या हुआ दिव्यांगिनी को? संजय बोलता है, उसकी कुछ भी गलती नहीं है, उसको मत छोड़ो। और हम फिर उसकी माँ बोलती है, और हम दिव्यांगिनी को मार दे तो संजय बोलता है, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ भी मत बताना, क्योंकि संजय अभी नींद में है और उसकी माँ कैरेक्टर के अंदर घुस रही है। तो फिर वो उसकी माँ बोलती है, तुम मुझे पूरी बात बताओ, कौन है दिव्यांगिनी? तो संजय अपनी बात बताने लगता है कि दिव्यांगिनी मेरी प्रेमिका है और मेरा नाम किशोर है, हम दोनों कॉलेज में मिले थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे। जब दिव्यांगिनी ने उसके घर वालों को बताया तो उसने उसको बहुत पीटा, दिव्यांगिनी को बहुत मारा, क्योंकि ये शाही परिवार से थी, इसके 2 भाई है और इसके पिता भी है।
और इसकी माँ भी। इसके पिता ने और इसके दोनों भाइयों को बहुत मारा दिव्यागिनी को और अपने एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारे को 3 दिन तक खाना नहीं खिलाया। उसके बाद जब दिव्यागिनी को मौका मिला तो वो घर से अपने रूम से भागकर सीधा मेरे घर आ गई। उसने कहा दिव्यागिनी ने कि चलो यहाँ से बहुत दूर चलते हैं, वरना मेरे घर वाले मेरे को मार देंगे। हमारी शादी के लिए वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। ये कहते ही मैंने कहा, यानी किशोर ने कहा कि चलो, तो हम दोनों भागकर चले जाते हैं। जैसे ही हम दोनों भागते हैं तो किसी खबरी ने हमारा पता बता दिया था उनके भाइयों को। तो उनके भाइयों को हमको पकड़ लिया गया और हमको दोनों को बहुत पीटा, सड़क के किनारे बहुत पीटा। दिव्यागिनी को बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। मैंने कैसे भी करके धक्का देके दिव्यागिनी को भगाने की कोशिश करी। हम दोनों भागकर बहुत दूर चले गए, परंतु हमारे पास पैसे नहीं थे। तभी दिव्यागिनी की बुआ का दिव्यागिनी के पास फ़ोन आता है और कहती है, बेटा तेरा पिता तो बहुत ख़राब है, तू एक काम कर, तेरे पास पैसे भी नहीं होंगे और मेरे घर आ जा। बेचारी दिव्यागिनी ने बुआ की बात मान ली और हम दोनों बुआ के घर चले गए। परंतु हम दोनों को नहीं पता था कि हमारे साथ ये होगा। बुआ ने उसके भाई को, यानी कि दिव्यागिनी को पिता को फ़ोन लगा दिया और कहा, तेरी बेटी हमारे घर है, जल्दी आ जा। तो उसका भाई, उनके दोनों भाई, उसके पिता और 4-5 आदमी को लेकर वो वहाँ पर आ गया। हम दोनों को कार में बिठाकर एक जंगल की तरफ ले जाया गया। उन दोनों भाइयों ने दिव्यागिनी को घसीटते हुए मुझसे दूर ले गए और वो जो 4-5 आदमी थे उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, जिनमें से एक आदमी ने मेरे सिर पर ईंट मार दी। मेरे सिर पर बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उन दोनों भाइयों ने मेरे सामने दिव्यागिनी को घसीटना चालू किया और इतना बेरहमी से मारा कि उसके वहीं पर प्राण निकल गए। मैं बहुत चिल्लाया कि छोड़ दो मेरी यामिगिनी को, प्लीज़ मत मारो, उसने कुछ नहीं किया, मेरे को मार दो। परंतु उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। मेरे सामने ही, मेरी आंखों के सामने मेरी दिव्यागिनी को मार दिया गया। वहीं कब्र के नीचे उसको जला दिया गया। उसी कब्र के वहीं पर ही कब्र खोदकर उसको गाड़ दिया गया। मैं बहुत चिल्लाया परंतु मेरी किसी ने नहीं सुनी। बाद में मेरे को भी किसी ने पहाड़े से सिर पर मारा और मेरे को भी वही मार दिया गया। उसके बाद मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ, परंतु मैं मेरी दिव्यागिनी को खोना नहीं चाहता था। तभी संजय की माँ बोलती है, क्या तुम बता सकते हो कि वो कब्र कहाँ पर है? उसने कहा, उस जंगल के अंदर, शिव घाट की जंगल के अंदर एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे वो कब्र है। ये सुनते ही उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ गई और संजय उसके बाद होश में आ जाता है, क्योंकि संजय का पिछला जन्म का नाम किशोर था। तो संजय रोता हुआ कहता है, माँ क्या हुआ? उसकी माँ बोलती है, कुछ नहीं बेटा, सो जा। दोनों पति और पत्नी, यानी संजय की माँ और उसके पति, दोनों उस शिवपुरा के जंगल के अंदर चले जाते हैं। उनको बड़ा सा पेड़ मिलता है। उन्होंने कब्र देखी वहाँ पर, तो उस कब्र के अंदर कंकाल था। वो एक कंकाल लड़की का था। जब वो पीछे मुड़े तो वहाँ पर एक कब्र और थी। वो कब्र और किसी की नहीं, वो कब्र किशोर की थी। उन्होंने जब उसको खोद कर देखा तो वो किशोर की कब्र थी। यानी कि संजय जिसने ये जो कहा वो बिल्कुल सच था। संजय का पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका पुनर्जन्म हुआ क्यों है। क्या ये बदला लेना चाहेगा उनसे या क्या करेगा संजय? संजय को अपनी हकीकत पता चलेगी कि कौन है वो। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए आपको ज़रूर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी आपको सस्पेंस में रखना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। प्लीज़ यार कमेंट कर देना, मेरा अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना मेरे दोस्तों।